बच्चे आज की कक्षा में आपका स्वागत है। देखिए बच्चे, इससे पहली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था कि व्यंजन के प्रकारों को कितने आधार पर बांटा गया। 3 आधार पर बांटा गया। 3 आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया था। तो पहला आधार कौन सा लिया था बच्चे हमने? पहला आधार लिया था बच्चे हमने कि मूल विभाजन के आधार पर व्यंजनों के प्रकार पढ़े थे। उसमें क्या पढ़ा हमने? स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ा, अंतस्थ व्यंजन के बारे में पढ़ा और ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन के बारे में हमने पढ़ा था। अब दूसरा जब वर्गीकृत आधार आया था तो दूसरा वर्गीकृत आधार बच्चे हमारा क्या हो जाएगा? स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर। अब स्वर तंत्री की बात करें बच्चे, स्वर तंत्री क्या होती है? तो बच्चे स्वर तंत्री हमारी होती है, क्या होती है बच्चे? स्वर तंत्रियाँ हमारी जो हम बोलते हैं और जो हमारे गले से आवाज़ आती है तो हमारे गले पर जो कंपन होती है वो होती है हमारी स्वर तंत्रियाँ। बात करें स्वर की तो बच्चे स्वर क्या होते हैं? एक ध्वनि होती है और ध्वनि कहाँ से निकलती है? हमारे गले से निकलती है। जब ये गले में जो कंपन होती है, जब जिस भी वाणी को, जिस भी साउंड को हम निकालते हैं और उनके निकालने पर जो हमारी कंपन होती है, उस कंपन के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में बांटा बच्चे? 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांट दिया। कौन से? सघोष व्यंजन और आपका अघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन और आपका अघोष व्यंजन। जिस प्रकार वर्ण को 2 भागों में बांटा था, किस आधार पर बांटा था? उच्चारण के आधार पर। कम समय लगा उनको क्या कहा? स्वर कह दिया, और ज़्यादा समय लगा उनको क्या कहा हमने? व्यंजन कह दिया। उसी प्रकार स्वर तंत्रियों के जिनमें ज़्यादा कंपन हुई उनको क्या कह दिया बच्चे हमने? सघोष कह दिया। और जिनमें कम कंपन होती है या जिनमें कम कंपन हुई उनको क्या कह दिया हमने? अघोष कह दिया बच्चे। क्या कह दिया? अघोष कह दिया। तो स्वर तंत्र के आधार पर कितने भाग हो गए? व्यंजन के 2 भाग हो गए। कौन से? स्वर और सघोष और अघोष, सॉरी भाई, सघोष व्यंजन और अघोष व्यंजन, इन 2 के बारे में हमने पढ़ा। अब बात करते हैं सघोष व्यंजन की। अब सघोष व्यंजन की बात करें तो अभी कहा कि जिन वर्णों को बोलते समय कम कंपन होती है वो कौन से थे? हमारे अघोष थे। तो सघोष में कौन से आ गए बच्चे? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में अधिक कंपन उत्पन्न होता है, यानी कि जिनको बोलते वक्त क्या होता है? गले में ज़्यादा कंपन महसूस होती है बच्चे, वो क्या कहलाती है? आपकी सघोष व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सघोष व्यंजन कहा जाता है उन्हें। तो उनकी संख्या कितनी बताई बच्चों? 20 बताई। कितनी बताई? 20 बताई, जिसमें हमने किस किस को शामिल किया? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। अब प्रत्येक वर्ग का किसके वर्ग थे? हमारे व्यंजन के वर्ग थे। किसके वर्ग थे? व्यंजन के। कौन से थे? क, च, ट और त और प। इन वर्गों का प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो है वो क्या है? सघोष व्यंजन है। उसे आगे देखें तो अंतस्थ व्यंजन भी आपका क्या है? आपका अंतस्थ व्यंजन में कौन से आपके वर्ण आए? य, र, ल और व। ये किस में आ गए बच्चे? आपके अंतस्थ व्यंजन में आ गए। किस में आ गए? अंतस्थ व्यंजन में आ गए। और एक आपका है आ गया। क्या आ गया? है आ गया। है किसका है? ऊष्म व्यंजन का। कौन सा पार्ट है? कौन सा वर्ण है? चौथा वर्ण है। ऊष्म व्यंजन का चौथा वर्ण। ऊष्म व्यंजन में कौन से थे? स और श और है। ये जो वर्ण है लिया गया है, ये टोटल मिलाकर कितने हो गए? कुल मिलाकर कितने हो गए बच्चे? 20। एक बात और, इसमें सघोष व्यंजन में हमने किसको शामिल किया? 11 स्वर भी शामिल होते हैं और इस प्रकार सघोष व्यंजन की संख्या कितनी हो जाती है बच्चे? 31 हो जाती है। 20 ये और हमारे स्वर कितने होते हैं? 11। कितने स्वर होते हैं बच्चे? हमारे 11। और उच्चारण की दृष्टि से हमारे स्वर कितने थे बच्चे? उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने थे? उच्चारण की दृष्टि से स्वर थे बच्चे 10। कितने थे? 10। किसको हटा दिया था हमने? इसमें री को हटा दिया था, क्योंकि री हमारा क्या था? संस्कृत का स्वर था। अब बात करें इसमें, मतलब कुल सघोष व्यंजन अगर आपसे पूछे कि संख्या कितनी होती है तो कितनी हो गई बच्चे? 31 हो गई। कितनी हो गई? 31। ऑप्शन 20 पे भी जा सकते हैं अगर वहां पे 31 नहीं है।
बात करें आगे अघोष व्यंजन की, किसका पार्ट हो गया, किसका भाग हो गया हमारा, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर दूसरा भाग हो गया। कौन सा भाग हो गया बच्चे, दूसरा भाग हो गया। और इसमें क्या पढ़ेंगे हम कि अघोष व्यंजन किन्हें कहा गया। तो अघोष व्यंजन बच्चे किन्हें कहा गया, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय क्या हो, स्वर तंत्रियों में कम कंपन हो। क्या हो बच्चे, कम कंपन जिसमें आती है वो क्या कहलाते हैं, हमारे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। जिनमें कम कंपन उत्पन्न होती है बच्चे, वो क्या कहलाए, हमारे अघोष व्यंजन कहलाए। अब बात करें इनकी संख्या की, तो इनकी संख्या कितनी होती है, 13 होती है। कितनी होती है, 13 होती हैं। कौन से वर्ण होंगे, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हमने सघोष में ले लिया था, और पहला दूसरा वर्ण किस में आ जाएगा, अघोष में आ जाएगा। और अंतस्थ व्यंजन हमारा किस में चला गया था, सघोष व्यंजन में चला गया था। और हमारा अंतस्थ व्यंजन उसमें सघोष में चला गया, तो हमारा बचा क्या, उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन का है भी हमने सघोष में ले लिया था, तो 3 वर्ण हमारे ये बच गए। इस प्रकार 2-2 मिला के 5 वर्ण, 5 वर्ग के 2-2 मिला के 10 ये हो गए, और 3 ये। इस प्रकार संख्या कितनी हो गई बच्चे, 13 हो गई। कितनी हो गई, 13 हो गई। अब आगे बात करते हैं बच्चे अपनी प्राण वायु के आधार पर, जो कि व्यंजनों को बांटने का तीसरा प्रकार था। व्यंजन के प्रकारों को 3 प्रकार से विभाजित किया गया था, मूल आधार पर, स्वर तंत्री के आधार पर, और अब आ गया आपका प्राण वायु के आधार पर। इनमें से सबसे प्राचीन कौन सा रहेगा, इनमें से सबसे प्राचीन आपका रहेगा मूल आधार पर। मूल आधार पर सबसे पहला और सबसे प्राचीन है। इस प्रकार आपका तीसरा जो बनता है वो कौन सा है, प्राण वायु के आधार पर, यानी कि अंदर से जो हवा निकलती है, जो समय निकलता है, समय लगता है, उनके आधार पर इनको बांटा गया है। तो अलप प्राण और महाप्राण, कितने 2 भाग हो गए इसके। कौन से अलप प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अलप क्या होता है बच्चे, अल्प होता है आपका थोड़ा। क्या होता है, अल्प क्या होता है आपका थोड़ा या कम। जिनको बोलने में, यानी कि जिनको बोलने में कम तो हवा निकले और क्या हो, जिनको बोलने में कम हवा व कम समय लगे, वो क्या होंगे, आपके अलप प्राण होंगे बच्चे। क्या होंगे, आपके अलप प्राण होंगे। ये बात की हमने अलप प्राण की। तो इनकी संख्या कितनी हुई बच्चे, देखिए इनकी संख्या होती है आपके अलप प्राण में कौन से व्यंजन आए, आपके कौन से वर्ण आए। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, 15 तो ये हो गए। और आपके अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 19। ठीक है। तो अलप प्राण में कौन से व्यंजन आ गए, कौन से वर्ण आ गए बच्चे, पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन। ये आपके कितने हो गए, ये क्या हो गया आपका अलप प्राण व्यंजन हो गया। तो ये बात हो गई बच्चे हमारे अलप प्राण के बारे में। अब बात करते हैं आगे महाप्राण की। महाप्राण क्या होते हैं बच्चे, जिनको अलप में क्या आया था, अल्प में क्या आया था बच्चे, हमारा थोड़ा समय और थोड़ी हवा। ठीक है। अब बात करें महाप्राण की, तो महाप्राण में क्या आएगा बच्चे, महाप्राण में आपका समय भी अधिक लगेगा और वायु भी अधिक मात्रा में निकलेगी। वो क्या होंगे आपके महाप्राण। और इसमें कौन सा आएगा, कौन सा वर्ण आपका सम्मिलित होगा, इसमें आपका प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। और उष्म व्यंजन में हमारे कितने वर्ण थे, 4 वर्ण थे। कौन से स और है, तीनों प्रकार के स और हमारा है। और ये हमारे कितने हो जाते हैं, 10 और 4 14। टोटल वर्ण कितने हो गए, इसमें 14 हो गए। तो ये बात की बच्चे हमने प्राण वायु के आधार पर, ठीक है, पढ़ लिया। अब एक टॉपिक और बचता है, एक विषय और बचता है, जो उच्चारण होता है। जब इनका उच्चारण करते हैं बच्चे, तो इनके उच्चारण में हमारा कौन से जहाँ से ये वर्ड निकलते हैं उनको हमने क्या नाम दिया। अब बात करते हैं, देखिए उच्चारण स्थान तालिका के बारे में बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको क्रम लिख के दिखाया, और उच्चारण कहाँ से होता है और इनकी श्रेणी क्या कहलाएगी उसके बारे में बात करते हैं। देखिए बच्चे, वर्ण आपका ए आ क ख ग घ अड़ और है, इनके लिए आपका उच्चारण स्थान क्या रहेगा, कंठ यानी गला, और जीभ का निचला भाग, और ये क्या कहलाएगा आपका कंठ कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे, कंठ कहलाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, ई च छ ज झ, यानी कि देखिए यहाँ पे क वर्ग पूरा लिया गया है, यहाँ पे च वर्ग पूरा लिया गया है, ई और च वर्ग और य और श,
य और स, सलगम वाला स, इसको आपने क्या ना कहाँ से बोले जाते हैं? अगर आप इनको बोल के देखेंगे, तालु। तालु कौन सा स्थान होता है बच्चे? जब मुंह के अंदर एक ऊपर की तरफ एक खड्डा सा होता है, वो क्या कहलाता है आपका? तलवा, जिनको हम अपनी बोलते हैं कि तलवा। ये जो ऊपर वाला तलवा होता है, ये क्या कहलाएगा? तलवा। और तालु जो और आपका जीभ मिलकर क्या बनाएंगे? तालवे बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चे? तालवे। अब देखिए, री और आपका पूरा टे वर्ग, री और आपका पूरा टे वर्ग, टे वर्ग के बाद आपका अंग अड़े ढ, यानी कि आपके उत्सिप्त व्यंजन भी आ गए। इसमें कौन से व्यंजन आ गए? उत्सिप्त व्यंजन आ गया आपका। और र और श, सलगम वाला नहीं, षटकोण वाला से आया है। इनका क्या होगा बच्चे? मूर्धा। अब बात करें मूर्धा क्या होता है, तो बच्चे मूर्धा होता है जो हमारे मुंह में ऊपर की तरफ, जो मैंने अभी बताया कि झील होता है, एक खड़ा सा होता है, उस खड़े से आगे दांतों के बीच में जहां हमारी जीभ बार बार लगती है, वो क्या कहलाता है? मुर्दा होता है। बच्चे देखिए, बोलने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण जीभ होती है। जीभ के बिना हम नहीं बोल पाते। तो जीभ तो सभी में कॉमन रहेगी, लेकिन वो जीभ लगती कहाँ है बोलते वक्त, उसको उसके साथ उच्चारण में लिया गया है। तो मूर्धा और जीभ, इन वर्णों के लिए, और इसको क्या नाम दे दिया हमने? मूर्धन्य। क्या नाम दे दिया बच्चे? मूर्धन्य। आगे है आपका तय वर्ग पूरा। कौन सा? तय वर्ग पूरा। और ल और श, ल और स, त थ द। बोल के देखेंगे बच्चे तो हमारी जीभ कहाँ जाके टकराती है? हमारी जीभ दांतों पे जाके टकराती है, और जीभ का तो मुख्य महत्व काम होता ही है, तो इसीलिए उसको क्या नाम दिया हमने? दंत। और तय वर्ग और ल और श, ये हमारे क्या कहलाएंगे बच्चे? दंत कहलाएंगे। अब देखिए, पूरा पै वर्ग और आपका उ और उ और उ, दोनों होठ। इसमें देखिए, जीभ तो होती ही होती है बच्चे, किसी भी वर्ण को बोलने के लिए जीभ उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। प फ, तो ज्यादातर यहाँ पे काम किसका हो रहा है? देखिए बच्चे, आप इनको बोलेंगे तो सिर्फ हमारे जो होठ होते हैं उनसे काम हो रहा है। प फ ब, जब हम बोलते हैं तो हमारे होठ टकराते हैं आपस में, जीभ एक स्थान पर रह जाती है। ठीक है, तो इनका क्या होगा? ओष्ठ है। क्या होगा बच्चे? ओष्ठ है। अब आगे देखिए, अंग। ये जो हमारे प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण जो था बच्चे, ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ मैं के नीचे हलंत लगाया है। क्या लगाया है? हलंत लगाया है। और इससे ऊपर वाले में मैं के नीचे हलंत नहीं था, यानी कि वो पूरा मैं था। और यहाँ पे हम आधे मैं की, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण और आपका अंग, ये नासिका होते हैं, यानी कि नाक से निकलती है इनकी ध्वनि। तो इनको हमने क्या नाम दे दिया बच्चे? अनुनासिक। और अनुनासिक के बारे में हमने पहले पढ़ा था। अब बात करते हैं बच्चे ए और आई की। कंठ, तालु। कंठ यानी कि गले से भी निकलती है, और तालु पे भी चिपकती है, और जाके जीभ का तो जैसे काम होता ही है, तो इसको क्या नाम दिया बच्चे? कंठ तालव्य। ओ औ, कंठ, जीभ और होठ। ओ औ, जब हम बोलते हैं तो क्या होता है? आवाज गले से निकलती है, एक ध्वनि है, ध्वनि के साथ ये जीभ का प्रयोग हो रहा है, और होठों की जो हमारी आकृति बनती है उसके हिसाब से इसको क्या नाम दिया? कंठोष्ठ है। कंठ, ओष्ठ, या जीभ के लिए। ठीक है, वह आखिरी बचता है आपका दांत, जीभ और होठ। दांत, जीभ और होठ, तो इसको क्या नाम दे दिया बच्चे? दंतोष्ठ है। ये थी हमारी उच्चारण तालिका।